सेशन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जब बात कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की आती है तो एक शब्द जो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में आता है वो होता है 100% फोकस, फुल कंसंट्रेशन। द स्टूडेंट हु इज एबल टू कीप 100% कंसंट्रेशन, उसके लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आज के सेशन में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक हम लोग ट्राई करेंगे स्टडी प्लान, किस तरह से इंग्लिश को आगे लेके जाना है। इंग्लिश आप जैसे कि जानते हैं कि एसएससी हो गया, आपका बैंकिंग की जितनी एग्जाम्स हो गई, एसआई हो गई, सभी में इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब बात इंग्लिश की आती है तो अक्सर काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे कहने लगते हैं कि सर ये इंग्लिश का क्या फंडा है, ये तो हमारे सिर के ऊपर से ही जाती है, दूसरे जीएस वगैरह दूसरे सब्जेक्ट की बात है तो हम लोग आसानी से उसको कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। पर ये इंग्लिश का ऐसा मामला है कि सर बहुत प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, 2-2 साल हम लोग कोचिंग जाते हैं और कितना कोशिश करते हैं, सब याद करते हैं, इतने सारे फंडे, इतने सारे स्ट्रक्चर्स, इतने सारे रूल्स, और उसके बाद भी आप देखो कि सर बाद में इंग्लिश के मामले में टाइम फिश, क्योंकि सर हम जो याद करते हैं और क्वेश्चन पेपर में जो आता है बिल्कुल डिफरेंट, पूरा अलग। ऐसा क्या हो जाता है सर? और इतना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब एरर का क्वेश्चन हम लोग करने जाते हैं तो आप देखिए सर कि हम जो सोच भी नहीं सकते वहां से एरर आ जाता है। तो यार ये तो चीटिंग है, ये एग्जाम वाले हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। इनको हम जो याद करते हैं, इन्होंने जो बुक्स वगैरह में जो रूल्स वगैरह दिए हैं उसके हिसाब से देना चाहिए, तो ये क्या मानेंगे इसको हम? ये चीटिंग नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में हमारी नाकामी है, कहीं ना कहीं इसकी जो साइकोलॉजी है इंग्लिश की उसको समझने में हमारी नाकामी है। सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, छान मारते हैं, हर तरीके से हम लोग समझते हैं इंग्लिश को, उसके बाद भी जो है एरर कई बार, खास करके मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि उसमें जो एरर है वो इतना डीप होता है, इतना गहराई में छुपा होता है कि वो हर किसी बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, और इसीलिए इंग्लिश का पेपर जो है इतना टफ पड़ता है। तो आज आप लोगों के सामने यही बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यार ये दिक्कत क्या है, ये क्या ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि यार हम इंग्लिश में इतनी परेशानी में आ जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि यार ये इंग्लिश है किस खेत की मूली का नाम। दोस्तों, इंग्लिश जो है एक भाषा है, जैसे हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, तो वैसे ही इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भी मातृभाषा है। किसकी? अंग्रेजों की। हमारे यहाँ आए, उन्होंने राज किया, इंग्लिश हमारे यहाँ स्प्रेड हो गई, हमारे काम भी आ रही है। तो कुछ समझते हैं कि इंग्लिश भाषा है, और भाषा का उद्देश्य क्या है? दूसरा सब्जेक्ट का उद्देश्य तो हमको समझ में आता है, ये साइंस का उद्देश्य हमको समझ में आता है कि उसका एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। इंग्लिश का क्या उद्देश्य है? इंग्लिश का उद्देश्य होता है, भाषा का उद्देश्य होता है बोलना, अपने विचारों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, इस तरह से एक्सप्रेस करना कि जिसको हम बता रहे हैं उसको पूरी तरह से हमारी बात, हमारी फीलिंग्स समझ में आए। मतलब यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ इंग्लिश के भाषा के वो जो शब्द हैं, इंग्लिश में आने वाले जो उच्चारण में आने वाले जो शब्द हैं, दोस्तों ध्यान से समझना मेरी बात। आप बोलेंगे सर ये कैसी शुरुआत कर दी आपने? मैं आपको साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। और ये ही एक रीजन है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिसके कारण इंग्लिश हमको बहुत कठिन लगती है, कि इंग्लिश एक भाषा है। भाषा जो है विचारों से बनती है, आइडियाज से बनती है, और भाषा में जो है हमेशा ट्विस्टिंग, कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ इनोवेशन हर पल होता रहता है। और भाषा जो है वो बोलने वालों से बनती है, मतलब भाषा को जो बोलने वाला है वो मॉडिफाई कर सकता है। मतलब आप देखें कि जो अमेरिकन इंग्लिश है वो इंग्लैंड की ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है। अमेरिकन और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उससे हमारी हिंदुस्तानी इंग्लिश अलग है, अफ्रीकन इंग्लिश अलग है।
तो क्या अफ्रीका वालों ने बैठकर इंग्लिश बनाई? आप समझे इस बात को, इस कंसेप्ट को समझे। ये कंसेप्ट दोस्तों आप लोगों ने अगर ये समझ लिया तो आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी दोस्तों, समझने में बहुत इजी हो जाएगी, सीखने में, उसको याद करने में। अगली बार जो रूल्स आप पकड़ोगे ना तो आप इस तरह अलग तरीके से सोच के उसको करोगे, बहुत इजी हो जाएगी। तो दोस्तों बताओ आप लोग, मैं आप लोगों से आज एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये जो अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन इंग्लिश, ये जो इंडियन इंग्लिश, हिंदुस्तानी इंग्लिश, ये जो अमेरिकन इंग्लिश, ये क्या अमेरिका वालों ने बनाई? क्या होता है जब हम एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन किसी भाषा को पकड़कर जब हम बात करने लगते हैं तो उसमें अपने कल्चर को भी जोड़ देते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी जोड़ देते हैं, अपनी तरफ से कुछ अपने जो डायलेक्ट्स हैं उसको भी जोड़ देते हैं, और कुछ बार तो हम लोग चीज़ों को अंडरस्टूड समझ करके ले लेते हैं, मतलब वो चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। तो आप देखना, अब मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आप देखना कि हम जब कोई रूल्स वगैरह स्टडी करते हैं उसमें एक्सेप्शंस होता है, कई जगह एक्सेप्शंस होता है। अभी कुछ एग्जांपल्स भी लेके हम लोग समझेंगे कैसे। तो वो एक्सेप्शंस इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका जो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये इंग्लिश जो है वो समझने वाली चीज़ है, इसको आप जितना समझ के इसके अंदर इसको फील करके जितना सीखोगे आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी। केवल शब्दों को याद करके, नियमों को याद करके, स्ट्रक्चर्स को याद करके इंग्लिश को सीखना, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को फेस करना इतना आसान नहीं हो पाएगा दोस्तों। तभी आसान हो पाएगा जब हम उसको समझें, उसको एक भाषा की तरह लें, और उसके बाद हम उसको जब पढ़ें तो बहुत आसान हो जाएगी मेरे दोस्तों। इन्हीं बातों से चलो आज शुरुआत करते हैं। आज का इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, इसलिए ये जरूरी मैंने समझा कि आप लोगों को बताऊं, इंट्रोड्यूस करूं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी और बैंकिंग की जान है इंग्लिश का पेपर, 30 मार्क्स का आता है, क्योंकि 25 का भी आ जाता है, डिपेंड करता है कैसे एग्जामिनर्स फ्रेम करते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग इंग्लिश को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में मैंने यहाँ पे दिया है ग्रामर। इंग्लिश के 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले हमने ले लिया ग्रामर, उसके बाद हमने ले लिया वोकैब, और उसके बाद रीडिंग स्किल्स। अगर इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तीनों में बराबर के मार्क्स होते हैं। आप मान के चले 10, 10 और 10, 30 मार्क्स का पेपर अगर हम समझते हैं तो 10-10 मार्क्स का ये डिवाइडेड है। अब ग्रामर में क्या क्या आता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये किस चिड़िया का नाम है भाई? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे भाई, ये समझ लेते हैं। पहले आप लोग चलिए अपने दिमाग में मुझे एक आंसर दीजिए कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच? 7, 8, 9? चलिए, जिसने 8 बोला है वो भी सही है, और जिस बंधु ने 9 बोला है वो भी सही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी किताबों में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को देखने को मिलेगा, और काफ़ी सारी बुक्स में जो मॉडर्न जो रिसर्च इस पर कर रहे हैं उनका मानना है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। तो चलिए हम लोग 9 पार्ट ऑफ स्पीच लिख लेते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। एक एक करके आप लोगों को मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 आप लोग अपने दिमाग में गैस करके रखिए। जी हाँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों को पता है। पहला नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन, फिर वर्ब। स्पोकन इंग्लिश भी सीखते रहो, इसको वर्बली बोलते हैं। जो है वो साइलेंट है, वर्ब खींचो, वर्ब। थर्ड, फोर्थ आपका हो गया एड वर्ब। यार इनको समझना भी कितना आसान है। एड वर्ब, इसमें जोड़ दो, किसमें जोड़ दो? वर्ब में।
निश्चित, 1 2 3 एडजेक्टिव। बहुत आसानी से कोई भी कठिन शब्द है उसको पढ़ने में इजी पड़ेगा हम लोगों को। 6 फिर हो गया, 6 हो गया एडजेक्टिव कंजंक्शंस, कंजंक्शन। 7 हो गया कंजंक्शन इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस इंटरजेक्शन। चलिए आपको बताओ कि क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। क्या छूटा जल्दी बताओ सबको? जंक्शन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशन। नंबर 8 प्रीपोजिशन। फिर नंबर 9 क्या है? ये आप लोगों के लिए बोनस हो गया। देखो भाई, आपको अगर कोई कहे कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है तो वो भी सही है, बोलना हाँ बंधु आप बिल्कुल सही हो, आपका स्वागत है। और कोई आपको कहे कि 9 पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो भी सही है। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। डिटरमाइनर्स, ये भी हम समझेंगे। अब एक एक करके इसका आज जो है मैं आप लोगों को पूरा ब्रीफिंग तो नहीं देने वाला हूं, क्योंकि एक एक टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो हमको 2-2 लेक्चर लगने वाले हैं। इतना गहरा टॉपिक है दोस्तों, और इतने जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग में, एसएससी में, दोनों में। हर एक टॉपिक से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग उसको बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो बहुत ही थोड़ा करके आप लोगों के सामने एक पूरी मैं पिक्चर बनाने वाला हूँ, एक फ्रेम बनाने वाला हूँ इंग्लिश की, कि जिससे हमको इंग्लिश को समझने में, उसको स्टडी करने में बहुत ही आसान हो जाए। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देखते हैं नाउन, नाउन क्या होता है। आज मैं आप लोगों से डेफिनेशन की भी बात नहीं करूंगा जो आप लोगों ने पढ़ी है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो हमने सबने सुना है। एक सबसे सरल तरीका बोलता हूँ, आप जहां भी बैठे हो, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, जहां भी हो, आप अपने आसपास एक नजर मारो, देखो जरा अपने आसपास जो जो चीजें दोस्तों आप लोगों को दिख रही है वो सारा नाउन है। जो भी आप लोगों को दिख रहा है, घर के सामने आप देखो, मोबाइल देखो सामने, मोबाइल है, नाउन है। फैन नाउन है, वॉल नाउन है, टाइल्स नाउन है, क्लासरूम नाउन है, होम नाउन है, ब्रदर नाउन है, आपके किसी दोस्त का नाम नाउन है, रोहित नाउन है, राहुल नाउन है, अमेरिका नाउन है। हर वो चीज जो आप देख पा रहे हैं, जिसको आप छू पा रहे हैं, या जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जिसको आप छू भी नहीं पा रहे हो, लेकिन आप किसी न किसी नाम से उसको पुकार पा रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? हर वो चीज जिसको आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, आपके सेंसेस उसको पकड़ पा रहा है, या आपका सेंस उसको नहीं भी पकड़ पा रहा। मतलब कोई भी चीज उठा लो यार, जिसको आप किसी न किसी नाम से पुकार पा रहे हो, वो सब का सब नाउन है ना? इसी डेफिनेशन दोस्तों। तो नाउन मतलब किसी का भी नाम, आप इतना समझो उनके लिए। प्रोनाउन की बात करें तो नाउन के को जो नाउन की जगह पर आने वाले नाउन, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें नाउन की, राम, सिटी, ऑनेस्टी, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में नाउन की क्लासेस में बताऊंगा। तो नाउन की बात करें, he, she, it, you, तुम, हम, वो, उसने, मैंने, हमने, तुमने, each, he, it, his, her, ours, yours, ये सारे जो है नाउन्स के अंदर आते हैं। वैसे ही वर्ब्स, क्रिया, एक्शन, कोई भी आप काम कर रहे हो वो सारे आपके वर्ब्स में आते हैं। उसका भी डिटेल हम लोग करेंगे। कुछ एग्जांपल्स वर्ब्स के आप लोग देख सकते हैं। मैं वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं।
sing, talk, walk, ये तो सारे आपके मेन वर्ब्स हैं। उसके अलावा आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, सपोर्टिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हमको ये समझना है कि वर्ब्स मतलब कोई भी एक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर डिफाइनिंग वर्ब्स। एडवर्ब की एक खास बात होती है कि वो वर्ब को भी डिफाइन करता है, वो किसी दूसरे नाउन को भी डिफाइन कर देता है, और एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर देता है। मतलब कहने का मतलब एडवर्ब को समझना है तो एडवर्ब जो है सबको डिफाइन कर देता है। सम वाटर, ठीक है, मेनी पेन्स, तो ये सम मेनी मतलब एडजेक्टिव जो काम नहीं करता है, उसके अलावा जितने भी वर्ब है ये एडवर्ब जो है वो डिफाइन कर देता है। इसका डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं एडवर्ब की क्लास में। नेक्स्ट वन है हमारा एडजेक्टिव, जो आपका नाउन को डिफाइन करता है। अभी के लिए ये समझे हम लोग ये समझे कि एडवर्ब जो है दैट वर्ड व्हिच डिफाइंस वर्ब, ऐसा वर्ड जो किस किस को डिफाइन करता है, दैट डिफाइंस वर्ब, नाउन और इवन एडजेक्टिव। नाउन और इवन एडजेक्टिव। एडवर्ब जो है वो तीनों को डिफाइन करता है, वर्ब को भी डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है और नाउन को भी डिफाइन करता है। चलिए बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो आपके नाउन को डिफाइन करता है, आपकी संज्ञा को डिफाइन करता है, किसी नाम को डिफाइन करता है, उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। कंजंक्शंस, जॉइनिंग वर्ड, एंड हो गया, बट हो गया, इसका आज क्योंकि हमारे बोर्ड पे भी स्पेस कम है तो हम इसका डिटेल आज नहीं करेंगे, एक एक करके सबका डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों निश्चिंत रहो, हर एक टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप स्टडी हम लोग करने वाले हैं। ऐसा कंसेप्ट हम लोग करने वाले हैं कि अगर वो टॉपिक की आपने क्लास ज्वाइन कर ली, आपको कहीं दूसरी जगह मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आज का जो पर्पस है वो आप समझने की कोशिश करें कि आज जो है मेनली हम लोग एक फ्रेम तैयार करेंगे कि यार होता तो क्या क्या है। कई जगह आपने देखा होगा एक टॉपिक और उस पर पूरा डिटेलिंग होता है। आज का जो मेरा पर्पस है उसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा ओवरऑल पूरे कॉम्पिटिटिव में क्या पूछा जाता है और उसका वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का होता है, तो उस हिसाब से हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, जो ऐसे शब्द जो नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। कंजंक्शन की बात करें, ऐसे शब्द जो ज्वाइन करते हैं, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया। इंटरजेक्शन की बात करें जिसमें बहुत सरप्राइज हो, सडन शॉक हो, उसमें इंटरजेक्शन। अब ये जो प्रीपोजिशन की बात करें, प्रीपोजिशन जो है एक संबंध सूचक शब्द, मतलब एक कनेक्शन बनाता है। जैसे दो चीजों के बीच में एक संबंध कैसे स्थापित करता है, जैसे ये चॉक, अब ये कहां पर है, पाम, मेरे हाथ पर है, तो चॉक इज ऑन द पाम, तो ये कहां पर है, तो ये चॉक और पाम ऑन, उसके ऊपर, ठीक है। या फिर इन, चॉक इज इन, तो ये अगर किसी बॉक्स में रखी हो, चॉक इज इन द बॉक्स, तो ये इन, ऑन, अंडर, आफ्टर, ओवर, बिफोर, ये जो सारे अपॉन, बिहाइंड, इन फ्रंट, ये जो सारे शब्द होते हैं ये सारे प्रीपोजिशंस में आते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर होते हैं डिटरमाइनर्स। देखो डिटरमाइनर, डिटरमाइन, आप लोगों को ये डिटरमाइन जो शब्द है इससे समझने की जरूरत है। जो डिटरमाइन करता है मतलब वो जो उसके बारे में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन देता है किसी वर्ड के बारे में, वो पूरा डिटरमाइनर है। मतलब अगर हम बात करें, चलिए मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा रब कर देता हूं तो हम ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। डिटरमाइनर में आपके डिटरमाइनर में आपके आर्टिकल्स सारे आ जाते हैं। आर्टिकल्स में एक
एडजेक्टिव्स। इसके अलावा कई बार एडवर्ब आ जाते हैं, कई बार कंजंक्शंस भी आ जाता है। तो बेसिकली एक पूरा पैकेज आप इसको मान के चलो डिटरमाइनर को, इसमें आर्टिकल्स, आपके एडजेक्टिव, आपके एडवर्ब सभी का एक समावेश, इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसे वर्ड डिफाइनिंग न्यूमरल वर्ड्स, अ पेन, टू पेन, फोर पेन, जो किसी न किसी तरीके से आपके उस नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो वो डिटरमाइनर कहलाएंगे। पूरी एक क्लास रहेगी दोस्तों, टेंशन ना लो। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच। 7 भी 8 भी होते हैं, 9 भी होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद जो है बात कर लेते हैं हम लोग वॉइस। वॉइस की हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग केवल समझ लेते हैं क्योंकि बोर्ड में स्पेस काफी कम लग रही है। वॉइस हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो है टेंसेस। टेंसेस तो भैया एक तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर है, बैकबोन है इंग्लिश की। जिस बंदे ने टेंसेस पे पकड़ कर ली उसके लिए इंग्लिश जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वोकैब। अब आप लोगों को ये देखना है कि केवल ग्रामर से ही इंग्लिश नहीं जीती जा सकती। अगर किसी बंदे की पकड़ ग्रामर पर बहुत अच्छी है और उसकी वोकैब कमजोर है तो उसको बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि वेटेज भी बराबर है और कई बार इंटरचेंज भी हो जाता है बाबा। मतलब आपका ग्रामर के पार्ट के अंदर वोकैब की चीजें आ जाती है, वोकैब में राइटिंग स्किल्स की, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए तीनों ही, आपकी रीडिंग स्किल्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी वोकैब, आपकी जो शब्दों पर पकड़ वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वोकैब का जो है इलाज प्रैक्टिस। वोकैब का एक ही इलाज है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, नए नए वर्ड्स आप लोग जितना ज़्यादा ढूंढ के लाओ, उसका मीनिंग निकालो, उसके सेंटेंसेस बनाओ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस वोकैब की करना ही पड़ेगी। 1.5 घंटे रोज अगर केवल वोकैब, ये इसमें अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश के पेपर की अगर स्टडी प्लान की बात करूँ, कोई बच्चा अगर इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहा है, स्टडी प्लान कर रहा है, तो दोस्तों 3 घंटे डेली, 3 आवर्स रेगुलरली आपको इंग्लिश के लिए निकालना चाहिए, निकालना ही चाहिए। सबसे पहले 1.5 घंटा आप ग्रामर को दो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को समझने में बहुत टाइम लगता है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग इसको 1.5 घंटा दो। 1.5 घंटा जो है आप लोग वोकैब को भी देना है। वोकैब में 1 या 2 टॉपिक इडियम्स उठा लिया, एक दिन आपने एडजेक्टिव उठा लिया, सिनोनिम्स उठा लिया, एंटोनिम्स उठा लिया, एक दिन फ्रेजल वर्ब्स की स्टडी कर ली, एक दिन आपको नाउन फॉर्म को, कॉमन नाउन को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट करना है, वर्ब्स को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसे कोई भी एक टॉपिक को उठा के उसकी एकदम डीप में स्टडी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 1.5 घंटे जो है आप लोगों को वोकैब की रेगुलर आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगी। फिर है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, इसका अभी लेक्चर में बनाने वाला हूँ कि एडिटोरियल में कैसे स्टडी किया जाता है, वर्ड्स को कैसे पकड़ा जाता है, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको कैसे ढूंढा जाता है, उसका मीनिंग कैसे निकाला जाता है, ये सारा भी हमको स्टडी करना, इसको हम स्टडी करेंगे दोस्तों। यही तो पूरा गेम है। इसमें आप देखेंगे क्लोज टेस्ट या पैराग्राफ्स एरर डिटेक्शंस में वर्ड्स के एरर, वोकैब के एरर भी काफ़ी सारे आते हैं। मतलब ये तीनों का जो ताना बाना, तीनों का जो एक समावेश है, तीनों चीज़ों को आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वोकैब में हम लोग बात कर लेते हैं। वोकैब में एंटोनिम्स, नेगेटिव आना चाहिए हमको, सिनोनिम्स, उसके समानार्थी शब्द हमको पता होना चाहिए, इडियम्स और फ्रेजेस, लोकोक्ति और मुहावरे। हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो ऐसे इंग्लिश में भी काफी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। फ्रेजल वर्ब्स वगैरह है, टेक अवे, गो अराउंड, टर्न अराउंड, ऐसे 2-2 शब्दों के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वो भी हम लोगों को स्टडी करना है। रीडिंग स्किल्स की बात करें तो रीडिंग स्किल्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें एक क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ देंगे,
एक कोई लाइन दे देंगे और उस पर आपको 4 ऑप्शंस देंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। आपको ढूंढना है कौन सी सही है। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं। इसको बहुत डीप में हम लोग रो स्टेप का पूरा सेक्शन लेके पूरा बहुत डीप में इसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो आप टेंशन ना लें, बस दिमाग में बिठाएं कि ये होता क्या है। एक आइडिया लगा लो यार, आज के सेशन में सारा अभी पढ़ लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो एक आइडिया लगा लो कि क्लोज टेंस जो है वो होता क्या है। भैया पैराग्राफ देंगे, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो अपने को जो सही क्वेश्चन है उसको ढूंढना है, या फिर कई बार सारे सही होते हैं, एक गलत कौन सा है उसको ढूंढना है। एक एरर डिटेक्शन में एक सेंटेंस आप लोगों को देंगे, उस सेंटेंस में से किसी एक में एरर होता है, उस एरर को हमको ढूंढना है। एक एग्जांपल्स मैं इसका लेता हूँ, पहले मुझे क्लियर करने जगह हम लोग, चलिए हम लोग क्लियर इसको कर सकते हैं, फिर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एरर की मैं बात कर लेता हूं। एरर का एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और सबसे ज्यादा एरर के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में। I and you went up the hill. I and you went up the hill. चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं I and you went up the hill। इसमें आप लोगों को कुछ एरर दिख रहा है दोस्तों, इसमें क्या कुछ मिस्टेक दिख रहा है बताएं। इसको डिवाइड कर देते हैं, चलिए I and you और went up the hill, ये हम लोग सेक्शन ले लेते हैं A, ये हम लोग ले लेते हैं B, ये ले लेते हैं C और ये यहाँ पे ले लेते हैं D, नो एरर, नो एरर, D सेक्शन। इसमें क्या है I and you कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये I and you के बदले हम लोग इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें है। ये बेसिकली एरर का डिटेक्शन का एक एग्जांपल है। इसमें आपको इस तरह से देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे A, B, C और D। यहाँ पे A वाला क्वेश्चन ये बताना है कि इसमें एक कोई सा जो एक जो पॉइंट है वो रॉन्ग है, A, B, C या D। तो इसमें आप देखें I and you जो है वो आपका रॉन्ग है। इसमें क्या होगा you and I, you and I। अब ऐसा क्यों? तो इसका एक रूल है, 2, 3, 1 का रूल है। सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे you जो है वो सेकंड पर्सन है और I जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो उस रूल के हिसाब से जो है यहाँ पे you and I went up the hill आना चाहिए दोस्तों, इसलिए ये रॉन्ग है। तो ये आप लोगों ने एक आइडिया ले लिया कि एरर्स जो है वो क्या होते हैं, कैसे उसको डिटेक्ट किया जाता है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं, और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहरहाल अभी के लिए इतना मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक बात की हमने? एरर डिटेक्शन की बात की, यहाँ पे थे हम लोग। उसके बाद पैराजंबल्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पैराजंबल्स में सेंटेंस 4 या 5 सेंटेंस लिखे जाते हैं और उन सेंटेंस को का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सीक्वेंस है, वो हमको सही सीक्वेंस पहचान के उसको सही तरीके से अरेंज करना आना चाहिए, वो होते हैं पैराजंबल्स। इसके बाद एरर डिटेक्शन हो गया। तो चलिए ये सेक्शन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस की। तो सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत
नहीं आती है। अब बहुत सारी जगह इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, तो मैंने देखा है कि कई जगह नाउन से शुरुआत की जाती है। जैसे आप लोग सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें, तो कुछ लोग पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नाउन तो ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से हम लोग शुरू करें, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये शुरुआत भाषा की कहाँ से होती है। लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है वर्ड्स से। ये समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट। इसकी स्टार्टिंग होती है वर्ड्स से। अलग अलग वर्ड्स वो मिलके क्या बन जाते हैं, सेंटेंसेस बन जाते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे बनेंगे, सेंटेंस। अलग अलग वर्ड्स को अगर आप अरेंज करते हो, जमाते हो, किस फॉर्म में, इस तरह से कि कुछ उसका मीनिंग निकल के आए, तो वो बन जाता है सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस की डेफिनेशन आप देखिए एक बार। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in such a way that it brings some meaning. Group of words arranged in such way that it brings some meaning. मतलब शब्दों को आप इस तरह से अरेंज करो कि उसका कोई ना कोई मीनिंग निकल जाए। तो एक जनरल वर्ड हम लोग ले लेते हैं, जैसे BROTHER, brother, in lives मुंबई माय। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग शब्द है। ठीक है, क्या क्या शब्द है, ब्रदर, इन, लिव्स, मुंबई माय। अब आप लोग इसको ग्रुप करें और इसका एक सेंटेंस बनाएं। चलिए बनाएं फटाफट फटाफट, और मुझे आंसर भी दे अपने मन में। आंसर दे और बताएं मुझे, और मुझे बताएं कि आप लोग सब बहुत ही स्मार्ट बंदे हो, तभी आप लोग यहाँ पर हो, मेरी बात सुन रहे हो, और आप लोग बहुत डेडिकेटेड बंदे हो। आप लोगों ने पहले आंसर निकाल लिया होगा। चलिए ग्रुप, ये इसका देख लेते हैं, ब्रदर इन लिव्स मुंबई माय। चलिए क्या होगा, नंबर 1 माय, क्या होगा माय, नंबर 2 ब्रदर, नंबर 3 लिव्स, नंबर 4 इन, नंबर 5 मुंबई। अब ये 1 2 3 सर कैसे जमाया, बहुत सारे दोस्तों ने बच्चों ने को बोल दिया आ गया, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे, प्यारे बच्चे भी हैं जिनको ये नहीं आया होगा, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ज़्यादातर को आपको आ भी गया होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस और ऐसे ही सेंटेंस बहुत सारे अगर एक साथ मिला दोगे तो पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो उसको समझना, उसका मीनिंग निकालना, उसके अंदर से एरर ढूंढ के निकालना, वो कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आज हम लोग उसी का बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो आप इसका लिख लेते हैं, माय ब्रदर लिव्स इन मुंबई। चलिए ये हमारा एक सफर हो गया, वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स हमने लिखे और उसके बाद हमने उसको बनाया सेंटेंस। आप समझिएगा, बहुत ही कंसेप्ट की बात है। पहले हमने सारे वर्ड्स लिखे जनरल फॉर्म में, उसका फिर हमने बनाया सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कैसे बना, इसमें कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है,
सा वर्ड कहाँ आया तो वो क्यों आया, ये चीजें सारी समझ ली तो समझो इंग्लिश आ गई। तो इसलिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। देखो आप जैसे बात करते हैं ये वर्ड, ये सेंटेंस, माय ब्रदर लिव्स इन मुंबई, मेरा भाई मुंबई में रहता है। अब ये दोस्तों पूरा खेल ही यही है कि इस वर्ड को यहाँ हमने जमाया, तो क्यों जमाया, कैसे जमाया, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ, ये हमको समझना है। अब जो हमने शुरू में पढ़ा था, 3 पार्ट हमने पढ़े थे। पहला पार्ट हमने ग्रामर का पार्ट 1, दूसरा पार्ट हमने जो है वोकैब का, और तीसरा पार्ट जो है हमने रीडिंग या प्रैक्टिस, रीडिंग स्किल्स का पढ़ा। तो ये जो वोकैब वर्ड्स जो है, ये सारे वोकैब्स, ये सारे वोकैब्स हैं, वर्ड्स हैं, इनको फिर फॉर्म करना है ग्रामर। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। समझ में आया क्या है हमारे पास चैलेंज, कैसे इंग्लिश हमको सीखना है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि ये जो है स्टार्टिंग में ये क्या है, इसके बाद जो है ये क्या है, और इसके बाद जो है ये क्या है, वो हमको समझना है। तो चलिए समझते हैं, देर किस बात की। कई बार हमें ये भी समझना होता है कि कोई चीज अगर हम कर रहे हैं तो उसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट का पूरा खेल होता है। तो बेसिक चीजें अगर हमारे समझ में आ जाए तो ये रूल्स को जो है स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए सेंटेंस को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। सेंटेंस को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है, about whom we are talking, the person, place or anything about whom we are talking, that is subject, विषय, ठीक है, जिसके बारे में हमारा सेंटेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो कौन है गुड बॉय, राम, तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर प्रेडिकेट, उस पर्सन के बारे में जो भी बात की जा रही है, जो बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट, और जो उसके बारे में बात की जा रही है वो ऑब्जेक्ट। बात एक एग्जांपल दे देते हैं। ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल कहां पर है, आगरा में है। कौन कहां पर है, ताजमहल, किसके बारे में बात हो रही है, ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब क्या है वो ताजमहल, आगरा में है, मतलब उसके अलावा जितने भी शब्द है वो सारे आपके प्रेडिकेट, वो सारे आपके प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में आप देखेंगे कि ताजमहल में जो 2 शब्द है, ताज और महल, जो दोनों एक ही का नाम है, ये नाउन है, इसमें आपके 3 अलग अलग शब्द आ गए। क्या आ गया, इज भी आ गया, इन भी आ गया, और आगरा भी आ गया। अगर इसका थोड़ा डिसेक्शन करें, इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें, इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब
हम लोग वर्ब का सेक्शन लेके पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। आज केवल हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या होता है उनका, उनको पूरा समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे हम लोग बढ़े तो हमारा माइंडसेट पूरा क्लियर रहे। चलिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब इन जो है आपका प्रीपोजिशन हो गया और अगला जो है आपका नाउन हो गया। या कौन सा नाउन है? लास्ट में आता है इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जो बात की जाती है वो सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाती है वो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट, और जो बात उसके बारे में की जाती है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। आज फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि पूरा एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने तैयार की। अगले लेक्चर में एकदम सिस्टमेटिक नाउन से पूरा हमारा स्टडी स्टार्ट होगा। आप लोग जुड़े रहिए। इसमें बात कर लेते हैं कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। भैया बताओ आपको कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? सब लोग अपने माइंड में आंसर तैयार करो। आप बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, और आपको पता है कितना तरह के सेंटेंस होते हैं। नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके बता दो भैया सर को कौन सा दिख रहा है, कि आप मन से बता रहे हो या फिर गूगल बाबा से पूछ के बता रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, खुद से अपना दिमाग लगाना है। बताओ जरा कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए मैं बता देता हूं। फर्स्ट होता है असर्टिव। बड़ा नया है, देखिए असर्टिव। असर्टिव उसको पढ़ना कैसे है? असर्टिव, असर्टिव यानी वो अस से रेटिव तोड़ना है इसको। असर्टिव, 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 असर्टिव। सेकंड है आपका यार इंग्लिश को ना हिंदी बना के पढ़ना है। इंग्लिश को हिंदी समझ के ही समझना है। भाषा है यार, हम हमारी हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। बोलते ही इंडियंस सबसे क्लियर। अगर इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में कोई बोलता है तो वो इंडियंस बोलते हैं, तभी तो वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं। हर जगह हमारे बड़े मैनेजर्स जो है बड़ी बड़ी पोस्ट पे ऐसे नहीं बैठे हुए, उनकी इंग्लिश सुनो आप, इतनी फ्लुएंट है, इतनी झरने की तरह बहती जाती है, बहती जाती है। ये कला है हमारी। देखो तोड़ दो यार, उसको संधि निश्चित करो। कितने हो गए बताओ? कितने संधि निश्चित, कितने सिलेबस हो गए? आए 1 2 3 4 5। ये एडिशनल चीजें मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ कि इसमें 5 सिलेबस है इंट्रोगेटिव। तो चलिए वापस से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दियो। दोस्तों और मेरी बहनों, मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, तो नोट्स बनाते चलो। थर्ड वाला असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्पेरेटिव। फोर्थ एक्सक्लेमेटिव।
you should be well versed in English, and for that cases your pronunciation should be perfect. Otherwise, again he will understand, he will reject you. So speaking English, understanding proper pronunciation, that is also very important. आई समझ में बात? हर चीज जरूरी है इंग्लिश में, बोलना, समझना और ठीक से पढ़ना भी. एक्सक्लेमेटरी. ओके, देख लेते हैं अब ये असर्टिव. असर्टिव जो है बेसिकली स्टेटमेंट. आपका कोई भी स्टेटमेंट आपने अगर दिया तो वो असर्टिव हो गया. स्टेटमेंट की फॉर्म के जो सेंटेंस है वो सारे असर्टिव में माने जाते हैं. अब असर्टिव जो है इसको आप दो पार्ट में राइट करोगे. एक हो गया आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका हो गया नेगेटिव. असर्टिव जो है हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में. फर्स्ट हो गया आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका हो गया नेगेटिव. अफर्मेटिव को समझना है तो पॉजिटिव, या फिर हिंदी में समझना है तो सकारात्मक सोचो, थिंक पॉजिटिव. तो नेगेटिव नकारात्मक मत सोचो, डोंट थिंक नेगेटिव. ये आपका नकारात्मक. ये दोनों ही जो है दोस्तों असर्टिव का पार्ट है, क्योंकि दोनों ही कोई ना कोई स्टेटमेंट बनाते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. He is a doctor. ये बता दिया मैंने, एक स्टेटमेंट दे दिया. He is a doctor. क्या है वो? डॉक्टर है. He is a doctor. बना दो. He is not a doctor. ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस. दूसरा हम लोग लेते हैं इंटरोगेटिव. भैया पुलिस जब चोर को पकड़ के ले जाती है तो क्या करती है? थर्ड डिग्री देती है, उसमें इंटरोगेशन करती है, पूछताछ करती है, क्वेश्चंस पूछती है कि बताओ खजाना कहाँ छुपा के रखा है, चोरी का माल कहाँ छुपा के रखा है. तो इंटरोगेशन करना इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं. इसमें हम लोग इसी को इंटरोगेटिव में ले लो. ये हो जाके यहां ले लो. Is he a doctor? Is he a doctor? लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. प्रश्न पूछ रहे हो ना, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. फिर एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसमें आप बहुत ज्यादा जब खुश होते हो, बहुत ज्यादा जब कोई सरप्राइज, वाओ what a beautiful scene, wow what a shot. जब क्रिकेट में विराट कोहली एक सिक्स मारता है, क्या बोलते हैं हम लोग? wow what a shot. तो ये एक्सक्लेमेटरी है. what a shot, exclamation, what a shot. इसमें आपका ये एक्सक्लेमेटरी बना, ये ध्यान रखना है. हुर्रे we won the match. तो ये हम मैच जीत गए, बहुत खुशी, उल्लास. He is no more. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स में आते हैं. सडन शॉक, सडन फीलिंग्स, बहुत डीप फीलिंग हमारी शो करना, एक सरप्राइज हमारा शो करना, एक चौंक जाना एकदम से. ये जो चीजें हैं ये सारी हमारी एक्सक्लेमेटरी में आती हैं. अब इन सेंटेंस में आप देखो, जो सेंटेंस हमने लिखा है इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत है वो हमेशा कैपिटल लेटर से हुई है. सो सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. ये याद रखना दोस्तों, सेंटेंस कोई भी हो, स्टेटमेंट कोई भी हो, हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. याद रखना, पहला वर्ड है, उसका पहला अल्फाबेट है, उसको कैपिटल में ही लिखना है अगर वो स्टेटमेंट है तो. फिर सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, पूर्ण विराम. जब सेंटेंस का एंड करो
तो उसमें पूर्ण विराम लिखना है, लगाना है। फिर प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आएगा। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। सेंटेंस के साथ पूर्ण विराम लगता है। उसी तरीके से आज की क्लास जो है उसको भी हम लोग पूर्ण विराम लगाने जा रहे हैं। अगली क्लास में फिर से आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत होने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्लास को पसंद किया होगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।